हाँ भाई, तो अब तक हमने जो डिस्कस किया था प्लेन मिरर्स के बारे में, राइट। प्लेन मिरर्स का रिफ्लेक्शन, इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू प्लेन मिरर, रोटेशन ऑफ मिरर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बहुत सारी चीजें, राइट। अब अपन बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स की। अब अपना मतलब ऐसे समझो चैप्टर का मेन पार्ट है वो शुरू हो रहा है स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। तो हेडिंग मारेंगे स्फेरिकल मिरर्स किस किस टाइप के आते हैं, हमें सब पता है। स्फेरिकल मिरर्स, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये जो स्फेरिकल मिरर्स है वो किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। हम सब जानते हैं, लेट्स से कि एक बहुत बड़ा अपने पास ग्लास का गोला है, लेट्स से इस तरीके से एक बहुत बड़ा है, राइट। इसके दो टाइप आते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। हम सब जानते हैं इनको, बचपन में हमने पढ़ा हुआ है 10th स्टैंडर्ड के अंदर, राइट। स्फेरिकल मिरर्स है। अब इसका कोई सेंटर होगा। अब इसके भी स्फेरिकल मिरर को अपन कट करके बनाएंगे अपने जो कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, वो सारी चीजें। अब अगर ये स्फेरिकल मिरर जो है, कोई भी अगर स्फीयर है उसका अगर कर्व्ड पार्ट है, ठीक, इसको बोलेंगे अपन कर्व्ड पार्ट और उसको बोलेंगे अपन आउटर पार्ट। अगर मैं इसके आउटर पार्ट को, पहले तो अपन टाइप ऑफ मिरर देखते हैं, अगर मैं इसके आउटर पार्ट को ऐसे सिल्वर्ड कर दूं, ठीक है, ये क्या है अपना आउटर पार्ट सिल्वर्ड, और इसको थोड़ा सा अपन ने कट कर लिया और उसको बाहर ले लिया, सो दिस विल बी आवर, कौन सा होगा ये, कॉनकेव मिरर, ठीक है। केव बन रही है कॉनकेव मिरर, ऐसे भी समझ सकते हो। और ये अपना क्या हो जाएगा, ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, ये भी बच्चों कॉनकेव मिरर ही है ना। इसको मैंने ऐसे था और ऐसे रख दिया है, कॉनकेव मिरर। अब एक कॉनकेव ही है, कॉनकेव मतलब अपनी जो कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, वो सिल्वर्ड नहीं है, उसके उल्टी साइड वाली सिल्वर्ड, ये वाली, ठीक है। तो इसको अपन बोलेंगे कॉनकेव मिरर। और अगर अपन कर्व्ड पार्ट को सिल्वर करेंगे, मतलब इस तरीके से, ये कर्व्ड पार्ट सिल्वर हो गई, और इसको अगर अपन कट करके यहाँ पे रखते कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो ये अपना बच्चों हो जाता कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। देखो, मिरर एंड लेंस में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना है, मतलब ऐसा लगेगा, देखो अपन मिरर पढ़ेंगे तो हमें कॉनकेव मिरर अच्छा लगेगा, ये वाला मिरर है ना, ये वाला मिरर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ये कोई काम का नहीं होता, काम का होता है बट इसका जो इमेज फॉर्मेशन है थोड़ा गंदा है, तो अपन को ऐसा पसंद नहीं आता। और लेंस के अंदर हमें कॉन्वेक्स ज्यादा पसंद आएगा, ठीक है। तो वो कंफ्यूजन में मत आना, दोनों अलग है। तो ये कॉनकेव, बाहर वाली पार्ट सिल्वर्ड है, एक केव बना रहा है, ऐसे समझ सकते हो ना, शॉर्ट ट्रिक, और कुछ नहीं, शॉर्ट ट्रिक क्या है इसमें सर, ठीक है। कॉन्वेक्स, ठीक है। अब इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, बस मेन बात याद रखनी है कि कॉन्वेक्स के अंदर कर्व्ड पार्ट है वो सिल्वर्ड रहेगी, मतलब आउटर पार्ट पे अपन रेज वो कराएंगे, यहाँ पर रेज इस साइड आएगी, ठीक है, इस साइड से रेज फेंकेंगे, इस साइड ऑब्जेक्ट रखेंगे। सिल्वर्ड साइड ऑब्जेक्ट कभी नहीं रखते, ऑब्वियसली बात है, कॉमन सेंस की बात है, राइट। तो ये होगी अपनी बेसिक बात। तो इस तरीके से स्फेरिकल मिरर्स को बनाया जाता है, जो दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर। अब इसी मिरर के हम और जो चीजें हैं वो डिस्कस करते हैं। हम सब जानते हैं पोल ऑफ द मिरर, फोकस, फलाना ढिमकाना, है ना। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। लेट्स से अपने को कोई मिरर दिया है ऐसा, कोई कॉनकेव मिरर दिया है ऐसा, और मुझे इसका पूछा है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच आवर मिरर इज मेड। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मिरर है वो कहां से बना है, कि किसी ना किसी एक बड़े मिरर को तोड़ के बनाया गया है। लेट्स से कोई अगर बड़ा मिरर ऐसा होता, ठीक है, तो इसका इतना सा पार्ट कट कर दिया, इतने पार्ट को सिल्वर कर दिया, तो अपना बन गया क्या, कॉनकेव मिरर। तो ये जो बड़ा स्फीयर है उसका जो सेंटर रहेगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच आवर मिरर इज मेड। एंड ये जो स्फीयर है उसकी जो रेडियस है उसको अपन बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसकी
जो डेफिनेशन है वो तुम्हें खुद लिखनी है, ठीक है। पहली बात, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? इट इज सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच आवर मिरर इज मेड, ठीक है। तो वो आ गया अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच आवर मिरर इज मेड, तो इसको बोलते हैं अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए ये बात अपन को पता चल गई, आगे बढ़ते हैं। तो कॉनकेव मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब देखो और बातें करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, एक और चीज आती है रेडियस के नाम पे, ठीक है। रेडियस के नाम पे, जिसको मैं बोलूंगा रेडियस ऑफ एपर्चर, ठीक है। रेडियस ऑफ एपर्चर। पहली बात, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या चीज समझ में आती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर से अगर मैं बोलूं कोई भी मिरर है, उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ज्यादा है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है उसका मतलब मिरर कैसा है? मिरर ज्यादा ऐसे घुमाव वाला है? अब नहीं, गलत बात बोली मैंने। रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा इन द सेंस मिरर ऐसा है, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर बड़ी है उसका मतलब, तो इसमें भी तो बड़ी ली थी ये वाली, ठीक है। तो उसका मतलब ये ज्यादा कर्व्ड है। कोई भी कर्व्ड पार्ट रहता है उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा रहती है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये अपनी रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो बहुत ही बार वर्ड यूज होगा, तो वो किसी भी पार्ट की रेडियस ऑफ कर्वेचर हो सकती है। जरूरी नहीं है कि सर्कल की ही रेडियस आती है। जैसे मैं ग्राफ बनाऊं तो इसकी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आती है। जैसे इस पॉइंट पे अपन सर्कल बना देते हैं, तो इस सर्कल की जो रेडियस होगी वो होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस पॉइंट। तो हमें पता है किसी भी पॉइंट पे अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो ये है जो अपन को एक बताता है कि मिरर कितना अपना मोड़ा हुआ है, कितना वो बन रहा है, राइट, कर्व्ड पार्ट बन रहा है। अब एक बात आती है रेडियस ऑफ एपर्चर, राइट। देखो लेट्स से अपने पास एक स्फीयर है, अपने पास एक स्फीयर है, उसको अपन को कट करके मिरर बनाना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इतना सा पार्ट कट कर दिया, तो ये वाले पार्ट को सिल्वर कर दिया। अब एक बात है कि ये डिस्क नहीं है, ये है अपना स्फीयर। तो जब मैं कट करूंगा तो ये जो मुझे मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। देखो पार्ट कुछ ऐसे मिलेगा, ऐसे रियलिटी में ऐसे मिलेगा। अगर तुम लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किए हुए तो हमें पता है कि ये पार्ट कुछ ऐसे मिलता है, ठीक है, कुछ इसी तरीके से मिलेगा। छोटा सा बाउल, ठीक है, इस टाइप से मिलेगा। इसकी कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी भाई, ठीक है। ये है अपनी रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो ये स्फीयर है उसकी रेडियस विच इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो ये वाली डिस्टेंस है इसको अपन बोलते हैं रेडियस ऑफ अपर्चर। रेडियस ऑफ अपर्चर, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ अपर्चर, ठीक है। तो ये वाली बात अपन को याद रखनी है, ठीक है। काफी बार देखो इस पे सवाल भी आता है, छोटी छोटी चीजों पे भी सवाल आते हैं। रेडियस ऑफ एपर्चर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो हमें पता चलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक सवाल ऐसे दे दिया, लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे कोई ऐसे स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव मिरर, ये वाला पार्ट अपना सिल्वर्ड है। मुझे ऐसा दिया है कि इसकी जो थिकनेस है लेट्स से दी है 0.5 मिलीमीटर, ऐसा है ना, कुछ भी दे सकते हैं अपन, जनरलाइज मान लेते हैं टी, ठीक है। इसकी जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो मुझे दी है कितनी, आर। या तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे निकालनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, ठीक है। तो अपन को एक बात पता है, लेट्स से ये है इसका सेंटर, तो ये जो पूरी डिस्टेंस है ये होगी अपनी आर। और एक बात, अगर लेट्स से ये है डी, ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस अपनी क्या हो जाएगी, स्मॉल आर, राइट, विच इज रेडियस ऑफ एपर्चर, ये वाली बात। तो रेडियस ऑफ एपर्चर दी है, लेट्स से अपन को रेडियस ऑफ एपर्चर दी है और ये थिकनेस दी है और कुछ नहीं दिया, और तुम्हें ऐसा पूछा है कि फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इट इज गिवन दैट द एपर्चर of the given mirror is 1 millimeter, then thickness is इतना, then find out the radius of curvature, तो बताते रहो। तो अपन ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इस ट्रायंगल में हम क्या लिख सकते हैं भाई, आर स्क्वायर। अब देखो ये वाले डिस्टेंस भी तो आर के बराबर है, राइट, क्योंकि किसी भी पॉइंट से हम सेंटर को जोड़ेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ही तो आनी है, सारे की वैल्यू क्या है, आर के बराबर है, ठीक, किसी भी पॉइंट से आर के बराबर ही होगी।
तो विच इज आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अपन को आर पता है और अपन को टी पता है, राइट। अपन को डी भी नहीं पता है, हमें कैपिटल आर निकालना है। एक और बात, यहां पर ध्यान से देखोगे तो यहां से इस वाले पार्ट से सेंटर के डिस्टेंस किसके बराबर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर। मतलब अगर मैं यहां पे बोलूं d प्लस टी दैट इज इक्वल टू r, सो द वैल्यू ऑफ d विल बी r माइनस टी, राइट। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो इट विल बी r स्क्वायर प्लस d की जगह r माइनस टी का स्क्वायर, राइट। देख लो, तो इट विल बी r स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल r स्क्वायर प्लस r square plus t square minus 2rt. This r square will get cancelled out and the value of r that will come, it will be, देखो, r square plus t square divided by 2t। ये रटने वट्टे की बात नहीं है, अपन कर सकते हैं, ठीक है। This is the radius of curvature। जब thickness भी दी है अपन को, radius of aperture दी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड एपर्चर में ये होती है रेडियस ऑफ एपर्चर, और थिकनेस भी अलग चीज है, थिकनेस भी अलग चीज है, और रेडियस ऑफ एपर्चर भी अलग चीज है, और ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। तो ये वाली बात हो गई। तो ये है अपनी रेडियस ऑफ एपर्चर, ये है अपनी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ठीक है भाई। ये हम है, ये हमारा बोर्ड है, और ये हमारी पावरी चल, क्या ही भाई, क्या ही चल रहा है ना हर जगह। ठीक है, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ अपर्चर अपन ने देख लिया। अब देखो, अब हम बात करते हैं पोल की। ठीक है, पोल क्या होता है? तो पोल अभी तक हमने पढ़ा है कि पोल क्या रहता है। पोल इज बेसिकली द सेंटर ऑफ द मिरर, ऐसा हम बोलते हैं, विच इज सेंटर ऑफ मिरर। जैसे, बट ये ऐसा जरूरी नहीं है, मैं बताता हूँ रियलिटी में पोल है क्या। पोल एक ऐसा पॉइंट है ऑन द मिरर, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अपना मिरर है, ठीक है, और ये मुझे दिया है सेंटर, राइट, सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, इसकी वैल्यू है r। अब मैं बोलूं सर ये पोल है p, क्या ये पोल है? ठीक है, मैं ऐसा बोल नहीं सकता हमेशा कि ये सेंटर है, मिरर का सेंटर है, नहीं, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि मिरर का ही सेंटर हो। ऐसे भी केसेस आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे मिरर दिया है कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैं अगर बोल दूं कैसे, लेट्स से अपना मिरर होता कुछ ऐसे, इतना ही मिरर है, इतना ही मिरर है, और ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है, और तुम्हें पूछा है जो भी पूछा है एक्स वाई जेड, तो इस वाले केस में हम पोल क्या मानेंगे, ये वाले मानेंगे बच्चों, ठीक है, ना कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, समझना है पोल है क्या। पोल इज नॉट द सेंटर ऑफ द मिरर, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कोई कहीं बुक में नहीं लिखा है। पोल जो है, पोल एक ऐसा पॉइंट है मिरर के ऊपर जो हमने डिसाइड किया है। ये पोल किसने डिसाइड किया? हमने डिसाइड किया, हमने बोला कि वो पॉइंट है, हम डिसाइड करेंगे पोल अपने हिसाब से। अब तुम्हें अगर इसके अंदर इसको भी पोल मानना है तुम मान सकते हो, ऐसा मत बोलना कि मैंने मना किया था, नहीं, तुम मानो, लेकिन फिर सॉल्व करना तुम्हें ही पड़ेगा, ठीक है। तो पोल अपन को ऐसा मानना है कि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए। सो पोल इज द पॉइंट ऑन द मिरर, सो इट इज कन्वीनियंट फॉर अस टू कैलकुलेट द प्रॉब्लम्स, राइट, रेज वगैरह ड्रॉ करना हमारे लिए आसान हो जाए, तो इस तरीके से हमें पोल बनाना है। पोल तुम लोग कोई भी पॉइंट ले सकते हो ऑन द मिरर, पहली बात, ठीक है, और ऐसा जरूर नहीं है कि वो सेंटर पे है। सो पोल इज द पॉइंट ऑन द मिरर वेयर इट इज कन्वीनियंट फॉर अस टू ड्रॉ द रेज डायग्राम, ठीक है, रे डायग्राम जो भी रहेगा वो हमारे लिए थोड़ा आसान रहेगा, राइट। तो ये वाली बात, तो इसको लिख भी सकते हो, पोल क्या है भाई, पोल क्या है, इट इज द पॉइंट ऑन द मिरर, पॉइंट ऑन mirror decided by us to make problem easier, or you can say so that we can easily calculate the values of object distance and image distance. I hope ये वाली बात तो पता ही होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, इमेज डिस्टेंस क्या होता है।
तो ये मेजर करना है हमें पोल से मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से अपन को पोल चूज करना है, राइट। तो ये अपना हो गया पोल। चलिए पोल आ गया तो अपन को प्रिंसिपल एक्सिस भी पता है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। इट इज अ लाइन जॉइनिंग, पहले लिख सकते हो डेफिनेशन, है ना, कोई बताने वाली बात नहीं। इट इज अ लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, राइट। पोल इज द पॉइंट वी विल डिसाइड टू मेक द प्रॉब्लम इजियर। जरूरी नहीं है कि पोल हमेशा सेंटर पे हो, राइट। बहुत बढ़िया, ठीक है सर। अब हम बात करते हैं, पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ अपर्चर हो गया। अब आते हैं फोकस पे। फोकस क्या है पहले समझते हैं, फोकस है क्या रियलिटी में, ठीक है। पहले अपन डायग्राम बना के देखते हैं। लेट्स से अपने पास एक मिरर दिया है, कॉनकेव मिरर है। हम जनरली कॉनकेव मिरर से ही प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब जो फॉर्मूला वगैरह डिराइव करेंगे वो थोड़ा आसान रहेगा और कुछ नहीं, बाकी सेम ही है दोनों के लिए, दोनों सेम ही आते हैं। सो ये अपनी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये अपना हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अपन को एक बात पता है कि अगर मैं कोई रे ऐसा फेंकू, लेट्स से कोई रे ऐसे मैंने फेंकी, तो वो रे कहां जाएगी, ठीक है। तो पहली बात, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस पॉइंट पे हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा। और मैंने तुम लोगों को बोला था कि सर्कल पे कहीं पे भी नॉर्मल बनाओ तो उसके सेंटर पे पास होता है, ऐसा सवाल मैंने कराया था। तो इस पॉइंट पे अगर नॉर्मल बनाओ तो ये जो सर्कल बनता उसका सेंटर ये होता, राइट। तो ये हो जाएगा, ठीक है। लेट्स से ये एंगल है थीटा, ओके ओके। ये अगर थीटा है तो यहां से ये कुछ रिफ्लेक्ट होके ऐसे आता, ठीक है। तो ये भी हो जाता थीटा। भाई डायग्राम थोड़ा इधर उधर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये अपना है पोल, ये अपना थीटा, सब कुछ आ गया। ये अपना सी, और ये वाली जो वैल्यू है विच इज इक्वल टू आर, क्योंकि ये भी तो डिस्टेंस आर ही है, एंड ये वाली डिस्टेंस किसके बराबर है? आर के बराबर। चलिए ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना? थीटा, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस लाइन पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ऐसा आ गया। अब ध्यान से देखोगे, अगर मैं दो ट्रायंगल को ऑब्जर्व करूं, ये एंगल सेम, ओके। ये साइड भी इक्वल दोनों की, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट, राइट। तो अपन बोल सकते हैं कि अगर ये पूरी आर है और ये कितना हो जाएगा? r/2, सिंपल। ये आर है तो ये हो जाएगा r/2। और अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं, अब देखो ट्रायंगल तुम लोग दोनों सेम टाइप के बना लेना है, डायग्राम अच्छा करके। ये रे थोड़ी ऐसे आ जाएगी, देखो मैंने थोड़ा एक बड़ा बनाया है, ये थोड़ी ऐसे आ जाएगी, कर लेना हो। अगर ये r/2 है तो ये वाला ट्रायंगल के अंदर ये वाली वैल्यू क्या होगी? ये कोई भी पॉइंट है, कोई भी है, लेट से जाने दो। ये वाला ट्रायंगल है, उसके अंदर तुम लोग cos थीटा की वैल्यू अगर निकालते तो cos थीटा की वैल्यू क्या आती? r/2 डिवाइड बाय, लेट्स से ये है x, तो x की वैल्यू क्या आती? r/2 sec थीटा। तो x की वैल्यू आ गई r/2 sec थीटा, तो अपने को ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और ये वाली जो डिस्टेंस है, लेट्स से y, so the value of y will be r minus x, that means r/2 sec थीटा, ठीक है। ये y वो वाली डिस्टेंस है, वो वाले पॉइंट की डिस्टेंस है जहां पर रेज मिरर को टकरा के मिल रही है। लेकिन सर हमने तो ऐसा पढ़ा था कि ये तो r/2 जितना होता है, ठीक है। हमने फोकस में क्या पढ़ा था? फोकस जब भी हमने अभी तक पढ़ा था 10th के अंदर, फोकस क्या पढ़ा था कि कोई भी मिरर है, उसकी जो भी पैरेलल रेज जाएगी वो मिरर से टकरा के किसी पॉइंट पे मिलती है, उस पॉइंट पे हम बोलते हैं फोकस। सर तो यहीं तो मिली है, यहीं तो मिली है। ऐसी सेम रेज अगर मैं यहां भी बना दूं, यहीं मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है, यहीं मिलेगी। तो क्या ये फोकस है? ये फोकस नहीं है, दिस इज नॉट फोकस। ये वो वाला पॉइंट है जहां पर रे आ रही है,
बट दिस इज नॉट फोकस। सर कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, ठीक है, ऐसा लग रहा होगा आधे लोगों को, बट नहीं, ये फोकस नहीं है। फोकस की डेफिनेशन अगर तुम लोग याद करो तो फोकस क्या था? फोकस इज द पॉइंट वेयर द पैरेक्सियल रेज appear to meet पैरेक्सियल रेज मीट आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। मतलब रेज पैरेक्सियल रे का क्या मतलब है? पैरेक्सियल रेज इन द सेंस कि जो थीटा है उनका बहुत ही छोटा है। थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। थीटा इज वेरी स्मॉल मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही छोटा है। थीटा बहुत ही छोटा है एंड दे आर नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से पास में है। देखो प्रिंसिपल एक्सिस से जितना भी पास में होगा ना उतना ये वाला एंगल छोटा होगा। देखो अगर मैं रे कुछ ऐसे लेता तो इसके लिए ये वाला नॉर्मल हो जाता, देखो इतना सा एंगल आया, राइट? तो ये इसके लिए क्या हो जाएगी? पैरेक्सियल रेज हो जाएगी, राइट? इसके लिए जब थीटा बहुत ही छोटा होगा, या तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि रेडियस ऑफ एपर्चर इज वेरी स्मॉल। अगर रेडियस ऑफ एपर्चर छोटी है फिर भी मैं बोल सकता हूं कि रेस कैसी है? पैरेलल है। तो फोकस क्या बोलता है? फोकस की डेफिनेशन क्या है? फोकस इज द पॉइंट वेयर द पैरेक्सियल रेज विल मीट। पैरेक्सियल रेज होनी चाहिए तभी 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 हम फोकस डिफाइन कर रहे हैं। फोकस किसके लिए डिफाइन है? फोकस इज ओनली डिफाइंड फॉर पैरेक्सियल रेज, ठीक। और उस एफ की वैल्यू क्या आती थी? r/2। अब देखो r/2 कैसे आएगी? अगर एक पैरेक्सियल है तो थीटा बहुत ही छोटा है। और हमने एक बात पढ़ी थी, ठीक है, अब तक काफी सारे चैप्टर हो गए तो कुछ चीजें तुम्हें बता दूं। जैसे साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं? थीटा, इफ थीटा इज स्मॉल। और टेन थीटा को भी क्या लिखते हैं? थीटा। और साइन थीटा को थीटा के बराबर लिख के उसको भी अपन टेन थीटा के बराबर लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है? ये वाली बात याद रखना, ठीक है। और एक बात, इसको मैं अगर एक एग्जांपल समझाऊं तुम्हें, साइन अगर मैं लिखूं 1/2 डिग्री, क्या है 1/2 होगा? सोचो सोचो सोचो। बट सर साइन 1/2 तो साइन 30 डिग्री के बराबर होता है। क्या बात कर रहे हो सर? तो क्या 1/2 और ये सेम है? नहीं, ये सेम नहीं है, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा जो हम लिखते हैं, तो इसमें जो थीटा है वो किसके अंदर है? रेडियन के अंदर, ठीक है, रेडियन के अंदर है। तो ये वाली बात याद रखना, क्योंकि फिर हम क्या करेंगे? हम 2 से 5 डिग्री, 5 डिग्री से कम एंगल हो गए तो उसको हम स्मॉल एंगल मानेंगे, ठीक है। ज्यादा इतना वेरिएशन नहीं आता तो उनको हम स्मॉल एंगल मानेंगे। तो फिर तो हम ऐसा लिख देंगे साइन 5 डिग्री इज इक्वल टू 5, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट? विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि साइन 5 होता ही नहीं है। साइन तो 1 से छोटा ही होता है हमेशा, -1 to 1, ठीक है। तो ये जो 5 है रियलिटी में क्या है? वो 5 रेडियन है, तो उसको π/180 से तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली बात, तो हम जब थीटा स्मॉल होगा तो ये वाली बात लिख सकते हैं। और जब थीटा बहुत ही स्मॉल है, नियर टू 0 है, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1, ठीक है। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा इज स्मॉल, ऑब्वियस सी बात है cos थीटा 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा 0 है, cos 0 1 होता है। और cos थीटा 0 है तो sec थीटा क्या हो जाएगा? वो भी 1 होगा, विच इज इनवर्स ऑफ कोसाइन। तो फिर y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? y की वैल्यू आ जाएगी r माइनस r/2, विच इज इक्वल टू r/2 एंड दैट इज इक्वल टू फोकस। ओके ओके, तो सर ये कहानी क्यों बताई, ये कहानी क्यों बताई? तो ये जो है r/2, फोकस कहां पर है? फोकस हमेशा r/2 है, वो r माइनस r/2 सेक थीटा पे नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये वो वाला पॉइंट है जहां पर रेज मिलती है जो पैरेक्सियल नहीं है। ये किसके लिए डिफाइन है? ये पैरेक्सियल रेज के लिए डिफाइन है। और ये है, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेज। ये मार्जिनल रेज के लिए डिफाइन है। अगर अपनी रेज मार्जिनल है, मार्जिनल इन द सेंस कि वो पैरेक्सियल नहीं है,
ठीक है, पैरेक्सियल नहीं है मतलब बड़े एंगल पे गिर रही है। सवाल भी आ चुका है भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसके ऊपर सवाल भी आ चुका है, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। इसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेस। मार्जिनल रेस के लिए अपन डिफाइन करेंगे ये वाला पॉइंट। मार्जिनल रेस आर द रेस, ठीक है, फॉर वोम विच आर नॉट पैरेक्सियल, ऐसा बोल दो है ना सीधा ही कि वो पैरेक्सियल नहीं है, उसको हम बोलेंगे मार्जिनल रेस। और वो फोकस पे मिट नहीं करेगी, वो फोकस पे मीट नहीं करेगी, किसी और पॉइंट पे करेगी। फोकस इसको नहीं बोलेंगे। फोकस किसके लिए डिफाइन है? फोकस सिर्फ पैरेक्सियल रेस के लिए डिफाइन है कि अगर रेस पैरेक्सियल होगी तो किसी पॉइंट पे मिलेगी, जिसको हम बोलेंगे फोकस। जो हम बचपन में पढ़ चुके हैं कि भाई ये मिरर है, पैरेलल रेस आ रही है तो रिफ्लेक्ट करके यहाँ पर मिलेगी, तो इसको हम बोलते हैं फोकस। बट ये फोकस किसके लिए डिफाइन है? ओनली फॉर पैरेक्सियल रेस, for the rays which are near to principal axis, or you can say the radius of aperture of mirror is very very small। तो उसके लिए थीटा अपने आप छोटा हो जाएगा, तो अपने आप में एफ की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? r/2। एफ की वैल्यू r/2 ही होगी वैसे, है ना। बट अगर रेज मार्जिनल है तो वो फोकस पे मीट नहीं करेगी, वो किसी और पॉइंट पे मीट करेगी। वो पॉइंट कहां पर होगा? ये वाला, ठीक है। काफी बार ये वाला पॉइंट पूछ लेते हैं कि कितना दूर मीट करेगी, ठीक, तो वो निकालना है। तो उसकी वैल्यू क्या होगी? r minus r/2 sec थीटा, where थीटा इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। तो ये वाली बात होगी, ये होगी फोकस की बात, ठीक है। तो फोकस को तुम लोग लिख सकते हो अपनी भाषा में। फोकस क्या है? where the पैरेक्सियल रेज will meet, पैरेक्सियल रेज जो भी है वो मिलती है, उस पॉइंट को अपन बोलते हैं फोकस। और ये मार्जिनल रेज के लिए वो भी देख लो, लिख लो इसको, राइट। फोकस की डेफिनेशन आई गेस लिख ली होगी, ठीक है। दे विल अपीयर और दे विल अपीयर टू मीट, जैसे कॉन्वेक्स मिरर होगा तो उसके लिए दे विल अपीयर टू मीट, मिलेगी नहीं रियलिटी में, तो ये वाली बात है। अब देखो इस पे एक बार एम्स में सवाल आया था, एम्स के एग्जाम में इस पे सवाल आया था, बताता हूँ कैसा आया था। पहले तो अपन देखते हैं ये वाली बात, कौन सी वाली बात। लेट्स से अगर क्वेश्चन में कराऊं, मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिए 5 सेंटीमीटर, और एक रे है ऐसे जा रही है, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये लेट से मुझे दिए 4 सेंटीमीटर, कुछ भी दे रखा है। तो मुझे ऐसा बोला हुआ है कि कहां पर वो मिलेगी प्रिंसिपल एक्सिस पे, यहाँ पर उसका कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फाइंड पॉइंट, ध्यान से समझना सवाल, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर they'll meet। अब मैं पूछूं तुम्हें कि इसका फोकस कहां पर होगा, इस मिरर का फोकस कहां पर होगा? मिरर का फोकस हमेशा r/2 पे होगा। पहली बात, मिरर का फोकस हमेशा r/2 पे ही होगा, क्योंकि इस रे के लिए ये जो जहां पर मिलेगी, इसके लिए तो फोकस डिफाइंड ही नहीं है, उसको मैं फोकस बोल ही नहीं सकता, क्योंकि फोकस सिर्फ पैरेक्सियल रेस के लिए डिफाइन है ना। तो इसका अगर फोकस में बोलता है इसका फोकस कहाँ है, तो 2.5 पे, बट वो 2.5 पे ये नहीं मिल रही क्योंकि ये पैरेक्सियल नहीं है। ठीक है, हो गया, रिपीट कर लेना अगर इसको सुनना हो दोबारा तो। फाइंड पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर दे विल मीट, तो यहाँ पर वो मिलेगी। तो अपन को पता है ये वाली डिस्टेंस कितनी होती है, r माइनस r/2। ये नहीं आया था सवाल, ये तो मैं बता रहा हूं ताकि अगला सवाल में थोड़ी हेल्प आएगी, है ना। तो ये देखो, और इसको अपन बोलते थे थीटा। तो ध्यान से देखो, ये है अपना 4 और ये है अपना r विच इज 5, राइट। r की वैल्यू 5 दे रखी है, राइट, वेयर दे विल मीट। तो इसको ट्राई कर सकते हो, ट्राई करो, सारी वैल्यू दे रखी है, क्या ही है इसमें। देखो ये थीटा है, तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी। sin थीटा विल बी इक्वल टू 4/5। ध्यान से देखो थीटा क्या आ गया, 53 डिग्री, सीधी सी बात है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, r माइनस r/2 sec थीटा, राइट। तो r माइनस r/2 sec 53, और sec 53 की वैल्यू क्या होती है, cos 53 होता है 3/5, तो ये आ जाएगा 5/3, राइट। तो r की वैल्यू भी 5 रख देते हैं, तो 5 5, तो 5 माइनस 25/6,
क्लियर है? यस, क्या आ जाएगा 5/6 सेंटीमीटर। राइट, आई होप कि तुम्हें ये बातें क्लियर है। 5/3 सही लिखा ना? बिल्कुल सही लिखा। ओके, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये हो गया अपना डिस्टेंस वेयर दे विल मीट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन, हाँ सही है, ठीक है। तो अब मैं इसका फोकस पूछता तो वही बात है, कितना होता RD विच इज 2.5। राइट, तो ये वाला अपना एक सवाल हो गया, पूछ लिया, बाकी अगले वीडियो में हाँ देख लो।